हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये जो अपडेट मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसमें आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 4 के बारे में। पार्ट नंबर 4 जो कि हमारा होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। ये जो आर्टिकल हमको देखने के लिए मिलता है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक के बीच में जो भी हमारे मैटर फॉल करते हैं वो साथियों होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। साथियों इसके पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने का काम किया है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक होता है साथियों, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं या फिर सिटीजनशिप की बात करते हैं तो ये हर एक छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला सब्जेक्ट होता है। हर जगह आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये यूपीएससी में ही आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन या फिर आपके फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन। नहीं, ये जुडिशरी में भी पूछा जाएगा। अगर एसएससी लेवल का आप एग्जामिनेशन फेस कर रहे हैं वहां पे भी आपसे पूछा जाएगा। अगर आप बैंक लेवल का भी एग्जामिनेशन फेस कर रहे हैं एट दैट टाइम वहां पे भी आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इन दोनों पार्ट्स से धूमधाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आइए हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या कहना चाहता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है ये जस्टिफिएबल नेचर का होता है। जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट होता था उसी प्रकार से ये भी है कि उससे कुछ अलग है। हम इसका कंपैरेटिवली स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे वन लाइनर के रूप में आ रहा है साथियों वो आ रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। शॉर्टकट में भी इसका कभी कभार नाम आपको जानना जरूरी होता है कि किसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साथियों, पार्ट 3 की बात करते हैं तो इसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स न कह के एफआर भी कह देते हैं। उसी तरह से इसका भी यहाँ पे निमोनिक्स रखा गया है और इसका पार्ट 4 में क्या रखा गया है, इसको नाम दिया गया है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को लिया कहां से गया है तो साथियों आप सभी लोगों को यह भी बात पता होना चाहिए कि आयरिश के संविधान से हम लोगों ने क्या किया है, इसको अडॉप्ट करने का काम किया है। लगभग प्रोविजंस को हम लोगों ने क्या किया है साथियों, लगभग प्रोविजंस को हम लोगों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 से और इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 से हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ अन्य देश के भी संविधानों से हम लोगों ने क्या किया है, उनकी अच्छी अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने का काम किया है। उसी कड़ी में अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं तो साथियों इसको भी हम लोगों ने आयरिश के संविधान से अडॉप्ट करने का काम किया है। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट वन लाइनर को देखिए। अगर हम नेक्स्ट वन लाइनर की बात करते हैं तो नेक्स्ट वन लाइनर ऑलरेडी मैंने आपके सामने डील कर लिया है कि जो हमारा ये फॉल करता है, क्या फॉल करता है, हमारा जो डीपीएसपी फॉल करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉल करता है, ये आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 के बीच में ये फॉल करता है। ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशन है और इन सभी बेसिक इंफॉर्मेशन को एज अ स्टूडेंट आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। यहां पे नेक्स्ट वन लाइनर देखिए। ये वन लाइनर आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज क्रिएटेड अ वेलफेयर स्टेट। अब देखिए अब कहानी स्टार्ट हो रहा है। कहानी कहां से स्टार्ट हो रहा है तो वेलफेयर स्टेट से स्टार्ट होता है। जब हम दोनों की बात करते हैं, जब हम फंडामेंटल राइट्स की भी बात करते हैं और जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं, दोनों को हम यहां पे आपको समझाने का काम करते हैं। देखिए जब जब आपके फंडामेंटल राइट्स का किसी भी तरह से कर्टेल किया जाएगा, किसी भी लेवल पे ले जाकर के उसका वायलेशन किया जाएगा, आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो आप, अगर एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल नंबर 32 को अपनाएंगे। और आपको लगता है कि नहीं मैं हाई कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं जानता हूं तो आप कहां जाना चाहेंगे, आप एचसी में जाना चाहेंगे, मींस कि हाई कोर्ट जाना चाहेंगे। और किस आर्टिकल के अंतर्गत जाना चाहेंगे, आपके लिए आर्टिकल भी स्पेसिफिक दे रखा है। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बात हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट के अकॉर्डेंस में मैं बात कर रहा हूं कि अगर फंडामेंटल राइट आपका किसी भी प्रकार से किसी भी लेवल पे कर्टेल किया जा रहा है या वायलेट किया जा रहा है तो आप आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग
5 रिट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उन 5 रिट्स में से जो भी रिट्स आपका वायलेशन किया जा रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं और बता सकते हैं कि साहब हमारे फंडामेंटल राइट के साथ इन्होंने क्या किया है, इस प्रकार से वायलेशन किया, इस प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट को इन्होंने ब्रीच करने का काम किया, ये खिलवाड़ समझते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को। आप वहां पर जाकर के क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज को उठा सकते हैं और आपकी आवाज को सुप्रीम कोर्ट जैसे एपेक्स कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट सुनेगा। साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, 5 रिट्स दिए गए हैं, इन 5 रिट्स के माध्यम से आप हाई कोर्ट में भी जा करके बता सकते हैं कि साहब इन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं वायलेट करने का, कहीं ना कहीं कर्टेल करने का काम किया है। ये फंडामेंटल राइट्स हो गया, ये जस्टिफिएबल नेचर का होता है। आप इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं, तो यही हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं है। वेलफेयर स्टेट के बारे में तो बता दिया गया है कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होगा साथियों ये वेलफेयर स्टेट को देखेगा, लेकिन ये जस्टिफिएबल नहीं बनाया गया है। अगर सरकार वेलफेयर स्टेट के लिए काम नहीं करती है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम नहीं जा सकते हैं। यही अंतर है, यही अंतर मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता था डीपीएसपी को लेकर के और आपके फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह अंतर समझ में भी आ गया होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में आप कहां जा सकते हैं, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। जहां पे आपका मन करे वहां पे आप जा सकते हैं। तो ये बातें आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पे कही गई है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, अब देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा क्या कहा जा रहा था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दिस प्रिंसिपल्स आर नोबल फीचर, ये जो प्रिंसिपल हमारे लिए दिए गए हैं, कौन से प्रिंसिपल, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, ये हमारे लिए एक नोबल फीचर है साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर फीचर है। कहां पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बहुत ही बेहतर फीचर के अंतर्गत इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। और ये बात हम और आप नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। मींस कि बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इसमें ऑब्जर्व किया है, अच्छे से देखने का काम किया है, इसीलिए बाबा साहब के द्वारा इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, अन्यथा नहीं की जाती। क्योंकि ये वेलफेयर सोसाइटी की कल्पना करते हैं। वेलफेयर सोसाइटी के बारे में देखा जाता है, जो पंक्ति में सबसे पीछे व्यक्ति खड़ा होता है उस व्यक्ति को भी देखने का काम किया जाता है। किसके अंतर्गत, तो इसी डीपीएसपी के अंतर्गत, इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत। इसीलिए मैं ये चीजें आप सभी लोगों के सामने यहां पे रखने का काम कर रहा हूं। साथ ही साथ यहां पर देखिए नेक्स्ट वन लाइनर में आप सभी लोगों से कहा जा रहा है, नो वन कैन कंपेल द स्टेट टू कंसीडर एंड फॉलो ऑल दिस विच इज मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट जस्टिफिएबल। ये बात मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को समझा दिया है कि जो भी बातें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किया गया है, जो भी बातें लिखी गई है, उन सभी बातों को हम लागू करवाने के लिए बार बार हम भाग करके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि नहीं आर्टिकल नंबर 40 में लिखा गया है कि ग्राम पंचायत के बारे में हमको ये चीजें मिलनी चाहिए। भाई स्टेट के पास है ही नहीं है, स्टेट आपको कहां से देगी? तो इसके लिए मैं भाग करके कोर्ट नहीं जा सकता हूं कि नहीं सरकार हमको दे नहीं रही है, राज्य सरकार हमको हमारे साथ खड़ी नहीं है, हमको दे नहीं रही है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। ये जस्टिफिएबल नेचर का नहीं होता है। अगर हम जस्टिफिएबल नेचर की बात करते हैं जिसको हम लेकर के कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, वो है हमारा फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 है, पार्ट 4 नहीं है। यही बातें का अंतर है, इन्हीं दो बातों का अंतर है। एक ये फंडामेंटल राइट्स आपका हो गया, एफआर हो गया, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक, और ये आपका हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 के बीच में फॉल करता है। फंडामेंटल राइट में आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर हम डीपीएसपी की बात करते तो नहीं आप जा सकते हैं। यही यहां पे अंतर है। साथ ही साथ यहां पे नेक्स्ट वन लाइनर को अगर हम फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट वन लाइनर क्या कर रहा है, आर्टिकल 36 ऑफ पार्ट 4 डिफाइन द टर्म्स स्टेट। आप सभी लोगों को पता है साथियों कि हमारे पास स्टेट 2 जगह डिफाइन किया गया। अब मैं आपको एक मजेदार चीज यहां पर दिखाना चाहता हूं। जब आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं, मैं बार बार फंडामेंटल राइट्स को लेकर के आऊंगा, क्योंकि दोनों को जब आप एक साथ पढ़ेंगे, जब दोनों को मैच करके पढ़ेंगे, रीड विथ करके पढ़ेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बूस्टअप होगा। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 12 में भी क्या दिया है, आर्टिकल 12 में भी हमको डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है, वहां पे भी हमको उसके बारे में बताया गया है।
ठीक। साथ ही साथ अगर हम आर्टिकल नंबर 36 को देखते हैं तो आर्टिकल नंबर 36 में भी हमको क्या देखने के लिए मिलता है, इसी स्टेट के परिभाषा के बारे में हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो यहां पे हम आर्टिकल 12 इज इक्वल टू आर्टिकल 36 लिखते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करते हैं। वहां पे भी स्टेट के डेफिनेशंस के बारे में हमको बताया गया है कि क्या टर्म होता है स्टेट का मतलब, और यहां पे भी हमें क्या बताया गया है, आर्टिकल नंबर 36 में स्टेट के ही टर्मिनोलॉजीज को बताया गया है। तो दोनों आर्टिकल कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 12 इज इक्वल टू आर्टिकल 36 आप करके पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स होता है, और आर्टिकल 36 की बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। और दोनों में क्या टर्म डिफाइन किया गया है, तो दोनों में स्टेट टर्म को डिफाइन करने का काम किया जाता है कि कौन होता है स्टेट, किस को हम स्टेट के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। क्या एनसीईआरटी स्टेट के अंतर्गत आता है, क्या हमारा लाइफ इनकॉर्पोरेशन लाइफ ये जो होता है एलआईसी, क्या ये स्टेट के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। अब आपने कहीं ना कहीं लिंक कर लिया होगा, कहीं ना कहीं मैच करने का काम किया होगा आर्टिकल नंबर 12 से, जो मैंने दो अभी मामले आप सभी लोगों के सामने बताया है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। आर्टिकल 36 ऑफ द पार्ट 4 डिफाइन द टर्म्स स्टेट, डिफाइन ऑफ स्टेट इन द पार्ट 4 विल बी द सेम एज द पार्ट ऑफ पार्ट 3। यहां पे भी लिखा है जो पार्ट 4 में हम लोगों ने पढ़ा है वही सेम पार्ट हमको पार्ट 3 में डिफाइन करके दे दिया गया, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड अ चेंज इन इट। इसमें किसी भी प्रकार का अगर संभावना नहीं रहती है तो कोई भी चेंजेस यहां पे करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखिए क्या दे रहा है, नेक्स्ट वन लाइनर हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट वन लाइनर में कहा जा रहा है कि डीपीएसपी इज द कर्नेल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे कर्नेल के रूप में रखा जा रहा है डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। एक वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर सोसाइटी के रूप में यहां पर हमारे डीपीएसपी को देखने का काम किया जा रहा है। और डीपीएसपी शायद ना रहता तो कहीं ना कहीं ये जो वेलफेयर स्टेट की हम बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट की जो हम लोग कल्पना करते हैं कि हमारा भारत देश है, भारत देश बहुत महान है, वेलफेयर अपने नागरिकों के बारे में, कल्याण के बारे में सोचता है। अगर डीपीएसपी ना रहता तो शायद बिल्कुल भी सोचता ही नहीं। लेकिन डीपीएसपी बार बार उनको बाउंड करता है, बार बार उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, बार बार रोकने का काम करता है कि भैया मैं डीपीएसपी हूं और मैं लाठी लेकर के खड़ा हूं, आपको वेलफेयर स्टेट के लिए वर्क तो करना ही करना पड़ेगा। इसीलिए सारा का सारा काम होता रहता है। यहां पे नेक्स्ट वन लाइनर आपके सामने आ रहा है। यह वन लाइनर आप लोगों से कहना चाहता है द एक्सप्रेशन जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अब आप कहेंगे कि ये चीज हमको ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है, कहीं ना कहीं सुना हुआ लग रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा साथियों कि ये चीजें आप सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसे देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। किसकी बात कर रहा है, जब हम बात करते हैं जस्टिस की बात करते हैं, सोशल की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल की बात करते हैं, ये सभी के सभी प्रोविजंस हमको हमारे दर्शन है, हमारे प्रियम्बल के अंतर्गत ये सारे के सारे कंटेंट हमको देखने के लिए मिलते हैं। और वही एक्सप्रेशंस की बात यहां पे की जा रही है। दैट इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल is the ultimately aim that has been achieved through the formulation of the DPSP। ये जो भी बातें हमको देखने के लिए मिलता है, अगर हम एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, सोशल की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, ये सभी के सभी चीजें हमको हमारे प्रियम्बल में देखने के लिए मिलता है। और प्रियम्बल कहता है कि इन सभी चीजों को स्टेट्स को क्या करना है, इन सभी चीजों को स्टेट्स को अचीव करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक स्टेट इन सभी चीजों को अचीव नहीं करेगा तब तक जो गरीब व्यक्ति है वो गरीब ही रह जाएगा और जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। इसीलिए वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है और वेलफेयर स्टेट के साथ साथ ये बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में भी रखने का काम किया गया है, क्योंकि मुझे निरंतर हमें अपने देश को निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। हम आज धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं और यही बढ़ा रहा है हमको, हमारा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही हमको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आर्टिकल नंबर 37 की हम बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 37 आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है, कह रहा है आर्टिकल 37 मेंशन इन टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीपीएसपीज एंड दे आर। दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 37 को पढ़ते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने सारी कहानी देखा है, सारे ओवरव्यूज को देखने का काम किया है। अब एक एक आर्टिकल्स को हम यहां पर देखने का काम करेंगे, क्योंकि इन सभी आर्टिकल से कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने का काम
करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम चीजों को जानें, हम चीजों को समझें। कम से कम हम भारत के नागरिक हैं तो हमें हमारे संविधान के बारे में तो अच्छे से पता ही होना चाहिए कि हमारे अधिकारों के साथ, हमारे कर्तव्यों के साथ, हमारे ड्यूटीज के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात अगर हम आर्टिकल 37 की करते हैं तो कह रहा है इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सबसे पहली बात, जब आपसे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा या जब निगेटिव टर्मिनोलॉजी बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां पे नॉट लगा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और अक्सर हम लोग नॉट को क्या करते हैं, अक्सर हम लोग नॉट को इग्नोर कर देते हैं। हमें एट द टाइम दिखता ही नहीं है कि क्वेश्चन में नॉट भी लगा है, तो ये गड़बड़ी हमें नहीं करना है। और इसमें पहली बात ही कहा गया है इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसको हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, इन्फोर्सिएबल नहीं कर सकते हैं। और इसकी राम कहानी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल करना है तो हम किसको ले जाकर के कर सकते हैं, तो हम फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाकर के इन्फोर्स करवा सकते हैं, वहां पे रिट्स के माध्यम से हम करवा सकते हैं। लेकिन जब जब डीपीएसपी की बात आती है, जब जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात आती है, तब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ को यहां पर बांध करके रख दिया गया है। साथ ही साथ यहां पे सेकंड वाले में देखिए, एंड दे आर वेरी बेसिक एंड इसेंशियल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये बहुत ही बेसिक चीज होती हैं, किसके लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए। जो हमारा देश चल रहा है, देश के लिए बेसिक चीजें होती हैं। अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं, दो बातें हमको आर्टिकल नंबर 37 बता करके जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर नेक्स्ट वन लाइनर आ रहा है, और नेक्स्ट वन लाइनर आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, फॉलो द आइडियोलॉजीज ऑफ द सोशलिज्म एंड दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडिया। हम लोग किस चीज को देखते हैं, हम लोग समाजवाद को देखते हैं, सोशलिज्म को देखते हैं कि क्या होता है सोशलिज्म, किसको हम लोग समाजवाद कहते हैं, समाजवाद की कल्पना। और ये सभी की सभी कल्पना हमको कहां देखने के लिए मिलता है, तो ये सभी का सभी कल्पना हमको भारत के संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत ही देखने के लिए मिलता है। अगर हम प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रस्तावना को हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो लगभग हम भारत के संविधान को अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जेएल नेहरू साहब के द्वारा पेश किया गया था, उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तावना बना दिया गया, उसी को मान लिया गया कि ये भारत का क्या है, ये भारत का प्रस्तावना है। और उसमें हर एक बातों का जिक्र किया गया था जो कि हमारे भारत के संविधान में किया गया है। हमें किस चीज को अचीव करना है, हमें किसको कितना देना है, हमें सोशलिज्म क्या अपना के रखना है, हमें जस्टिस किस प्रकार का देना है, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा, इन सभी बातों को वहां पे हमारे प्रियम्बल के अंतर्गत लिख रखा है। हमें प्रियम्बल जानने की, प्रियम्बल समझने की बस आवश्यकता है। आगे देखिए साथियों, आगे इसमें क्या लिखा है, आगे लिखा है टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। यहां पे किसकी बात कर रहा है, हमारे पास किस प्रकार की जस्टिस होनी चाहिए। ये जो डीपीएसपी दे रखा है, ये किसके गैप को खत्म करने के लिए रखा है, तो जो आर्थिक गैप है, एक आदमी है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है और एक आदमी है कि एक रोटी खाने के लिए भी मोहताज है। तो इसी सोशल गैप को क्या करने के लिए, इसी सोशल गैप को मेंटेन करने के लिए, इसी सोशल गैप को इक्वल करने के लिए डीपीएसपी यहां पर दे रखा है। और इसी डीपीएसपी की हम बात करते हैं। जस्टिस की अगर हम बात करते हैं कि जस्टिस क्या होता है, जस्टिस किस प्रकार का होता है, तो साथियों ऐसा नहीं कि हमारे लिए जस्टिस कुछ अलग है और आप अगर बहुत बड़े आदमी हैं तो आपके लिए जस्टिस कुछ अलग है। ऐसा संविधान व्यवस्था नहीं किया है। संविधान ने कहा है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो भी बात कहा जा रहा है वो प्रोसीजर के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 21 को पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 19 को पढ़ेंगे, साथ ही साथ अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं आर्टिकल नंबर 14 की, तो वहां पे हमें हर एक चीज देखने के लिए मिलता है कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव हमें करने की आवश्यकता नहीं होता है। अगर हम गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल नंबर 21 को लेते हैं, वहां पे हम सभी चीजों को देखते हैं कि किस प्रकार की जस्टिस की बात की जा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं तो मेरे लिए मेरी कोर्ट मेरे घर पर चल के आए, और ये बहुत छोटा आदमी है तो ये भाग भाग कर रोज कहां पर जाए, रोज कोर्ट में जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा आदमी हो या फिर छोटा आदमी हो, अगर कोर्ट है तो कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। जस्टिस सभी के लिए एक बराबर की जस्टिस की बात यहां पे की जा रही है। वो चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की या फिर सोशल जस्टिस की, साथ ही साथ आगे देखिए
कैन फुलफिल द क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर द वेलफेयर स्टेट। और यही दोनों चीजों की आवश्यकता होती है अगर हम चाहते हैं कि हमारा राज्य क्या हो, हमारा एक कल्याणकारी राज्य हो। यहाँ पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। अब ये क्या कहना चाहता है 44वां संविधान संशोधन। साथियों, इसके पहले हम 42वें संविधान संशोधन की बात करेंगे। क्या है 42वां संविधान संशोधन? साथियों, पिताजी के समय में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और बेटी के समय क्या किया गया था, उसको मिनी संविधान बना दिया गया था। पिताजी ने बहुत बड़ा संविधान बनवाया था, भारत का संविधान बनवाया था, लेकिन पिता की पुत्री ने क्या किया, उसको अपना नाम देने के लिए उसमें उसको मिनी संविधान करवा दिया, 42वां संविधान संशोधन करवा दिया। और 42वां संविधान संशोधन साथियों इतना बड़ा संविधान संशोधन था कि उसका नाम ही दे दिया कि ये मिनी संविधान है। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अगर मैं नाम भी ले लूं उस प्राइम मिनिस्टर का, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की मैं बात कर रहा हूं। उन्हीं के द्वारा 42वां संविधान संशोधन करवाया गया था, जो कि रिकमेंडेशन दिया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा रिकमेंडेशन दिया था। और उन्हीं के रिकमेंडेशन के बिहाफ पे पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन हुआ था। साथ ही साथ जैसे 42वां संविधान संशोधन हुआ, सरकार बदली, आया हमारा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन ने काफी चीजों को बदलने का काम किया। लगभग चीजों को 42वां संविधान संशोधन में बदल दिया गया था। जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन में, उसको देखा गया कि कहीं ना कहीं यह संशोधन गलत तरीके से किया गया है, इसमें कुछ ना कुछ गोलमाल किया गया है। उसे 44वां संविधान संशोधन करके फिर 42वां संविधान संशोधन में उसको उसी तरह से कर दिया गया एज यूजुअल जैसा पहले था, या फिर 44वां संशोधन की जो मांग थी उसमें किया गया। इसीलिए मैं यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन का आप लोगों के सामने जिक्र कर रहा। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एडेड आर्टिकल नंबर 38 सब क्लॉज 2 इन द डीपीएसपी। यहाँ पे 1978 में एक संविधान संशोधन किया गया था, जिसे हम लोग 44वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। और इसमें एक आर्टिकल को ऐड किया गया था। क्या क्लॉज को ऐड किया गया था? तो आर्टिकल नंबर 38 तो ऑलरेडी था, उसमें क्लॉज नंबर 2 को भी ऐड किया गया था। और जब हम 38 नंबर आर्टिकल की बात करेंगे, तो आर्टिकल नंबर 38 किस रेंज में फॉल होगा? तो हमारा फॉल होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। कह रहा है आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 सेज द मिनिमाइजेशन ऑफ द इनइक्वालिटी। हम यहां पे क्या करेंगे? हम मिनिमाइजेशन, कम से कम जो गैप दिख रहा है एक अमीर में और एक गरीब में, उस गरीबी को हम क्या करेंगे, उस खाई को हम यहाँ पे पाटने का, फुलफिलमेंट करने का काम करेंगे। ये बात हमारा आर्टिकल नंबर 38 सब क्लॉज 2 यहाँ पे कह रहा है। इन इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा की बात कर रहा है। नॉट ओनली अमोंगेस्ट individual but also amongst all the group of the people residing in the different areas are engaged in different fields की बात यहाँ पे की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समाज की बात कर रहे हैं, एक समुदाय की बात कर रहे हैं, एक लोगों की बात कर रहे हैं कि इस तरह से हम लोग करेंगे। नहीं, हम सभी के बारे में सोचेंगे, सभी के बारे में इस प्रकार से करने का काम करेंगे। जो भी गैप है, जो भी गैप यहाँ पे हमको देख रहा है, उस गैप को हम इसी डीपीएसपी के माध्यम से, इसी आर्टिकल नंबर 38 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत के आर्टिकल नंबर 38 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत पाटने का हम यहाँ पे काम करेंगे। तो साथियों, अभी तक जो भी मैंने आप लोगों के लिए कहानी बनाया हूं, जो भी कहानी मैंने सुनाया हूं, यह है डीपीएसपी की कहानी, जो कि आर्टिकल नंबर 38 सब क्लॉज 2 तक मैंने आप सभी लोगों को सुनाया है। इसके नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करते हैं साथियों, तो मैं आप लोगों के लिए पार्ट लेकर के आऊंगा, और वो पार्ट मैं लेकर के आऊंगा पार्ट नंबर 2 के नाम से। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये सेशन आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।